हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है राज्य और लोकतंत्र, जिसमें हमें मेनली 4 विचारकों की विचारधारा पढ़नी है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, देन हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय, फिर हम पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया को, एंड देन हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर के पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो ये हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th चल रहा है, जिसका यूनिट नंबर 3rd है। पोल साइंस मेजर हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, और जो हमारा पेपर का नेम है वो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है राज्य और लोकतंत्र, हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो राज्य वर्ड का प्रयोग हुआ है ना, ये राज्य वर्ड किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य यानी कि स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है देश की सरकार को। आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य वर्ड है वो सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं यूज़ होता है, वो एक या तो पूरे के पूरे जो जैसे देश है या तो उसके लिए यूज़ होगा या फिर देश की सरकार के लिए। तो इस चैप्टर में जो राज्य वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है देश की सरकार के लिए। तो राज्य से अभिप्राय देश की सरकार से है। राज्य देश के राजनीतिक प्रशासन को चलाने का काम करती है, यानी कि जो सरकार है वो देश के राजनीतिक प्रशासन को चलाने का काम करती है। सेकंड जो हमें देखना है वो देखना है हमें लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे। लोकतंत्र जो है वो 2 वर्ड से बना है, एक है लोक और दूसरा वर्ड है तंत्र। तो जो लोकतंत्र है ना, उस जो लोक है लोकतंत्र के अंदर, उसका मतलब होता है जनता। लोक का मतलब हो गया जनता और तंत्र का मतलब हो गया शासन। यानी कि लोकतंत्र का मतलब वो होता है जिसका ये अर्थ निकलता है कि लोगों के द्वारा चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। तो लोकतंत्र हमारे देश में काफ़ी टाइम से आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लोकतंत्र पर ही बेसिस हमारी प्रणाली चल रही है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हाँ, लोकतंत्र क्या होता है। तो अभी तक हमने राज्य और लोकतंत्र के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं मेन पॉइंट्स, यानी कि हमें सबसे पहले जो विचारधारा पढ़नी थी वो पढ़नी है नेहरू जी की। तो नेहरू जी का जो पूरा नाम है वो जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, और ये है उनकी फ़ोटो, ये है जवाहरलाल नेहरू। तो इस विषय पर नेहरू जी के विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। नेहरू जी स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे, क्योंकि नेहरू जी ने जो अपना योगदान दिया था वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी दिया था। तो हमें ये सारी चीज़ें नेहरू जी के इंट्रोडक्शन में लिखनी है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। नेहरू जी के अनुसार राज्य और लोकतंत्र किसी भी समाज की उन्नति का मूल आधार होता है। यानी कि अगर किसी भी राज्य यानी कि किसी भी देश की उन्नति अगर करना चाहते हैं, किसी भी समाज की उन्नति उसको विकसित करना चाहते हैं, तो उसके विकसित करने में राज्य और लोकतंत्र दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, तथा इसको सही प्रकार चलाने के लिए जनता की सक्रियता आवश्यक है। यानी कि अगर देश में हम राज्य और लोकतंत्र को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए जनता की सक्रियता यानी कि जनता एक्टिव होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखता है। अब हम देखते हैं कि जो नेहरू जी हैं उनका क्या कहना था राज्य पर, यानी कि राज्य पर नेहरू जी के विचार। नेहरू जी के अनुसार राज्य का उद्देश्य जनता की भलाई तथा समाज की समृद्ध बनाना था। यानी कि नेहरू जी का बेसिकली ये कहना था कि एक अच्छे राज्य के जो उद्देश्य होते हैं वो ये होते हैं कि जनता की भलाई हो, ठीक है, यानी कि जन कल्याण। और दूसरा होता है कि समाज में समृद्ध, जो हमारा समाज है वो समृद्ध बने। तो ये राज्य के 2 उद्देश्य नेहरू जी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताए थे। उस काल में, यानी कि किस काल की बात हो रही है, जिस काल में देश आज़ाद हुआ था, नव स्वतंत्र भारत था, जब भारत एक विकासहीन देश था, ठीक है। उस टाइम पे अंग्रेज़ों से वो हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ ही था। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, हालांकि कुछ भी डेवलप नहीं था। जो देश को अंग्रेज़ बुरी तरीके से लूट चुके थे तब तक, जिस कारण राज्य को भारत को एक विकासशील देश बनाना था, तथा यही कारण था कि उस काल में राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई थी।
तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीबी में डूबता चला जा रहा था। किसी भी उद्योग का या कृषि, कहीं पे भी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं थी किसी भी बेसिस पे जो ये बोल सकें कि हाँ चलो उद्योग इतने अच्छे नहीं चल रहे थे तो एटलीस्ट हमारी कृषि अच्छी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, कृषि भी बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी तब तक। तो उस टाइम पे जो सरकार थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारा जो विकासहीन देश है, उस टाइम पे भारत एक विकासहीन देश था, उसको किस दिशा की ओर मूव करना था, विकासशील देश बनाना था। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि उस टाइम पे जो सरकार थी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी। नेहरू जी का मानना था कि जनता की भलाई के द्वारा ही समाज समृद्ध बन सकता है। अर्थात राज्य के जो सभी पहलू हैं, यानी कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं ना, उन सभी को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। नेहरू जी एक नियोजक अर्थव्यवस्था चाहते थे। नियोजक अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके साथ साथ जो हमारी सरकार होती है, वो दोनों का मतलब एवरेज चले कि हाँ आधी चीज़ें सरकार के हाथ में हो, आधी चीज़ें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के हाथ में हो। हालांकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होनी चाहिए। तो ये था हमारे कुछ राज्य के ऊपर नेहरू जी के विचार। नेहरू जी का मानना था कि सरकार को समाज की भलाई के लिए भूमिका निभानी चाहिए तथा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का जो वितरण हो रहा है वो न्यायपूर्ण हो। तो नेहरू जी ने ये भी बात बोली है कि जो राज्य है ना, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो देश के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है, संसाधन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पैसा हो गया, भूमि हो गई, ठीक है, पेट्रोल यानी कि खनिज हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मतलब लिमिटेड हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो बंटवारा होना चाहिए ना, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि न्यायपूर्ण वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, बराबर या फिर ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया जो कि अन्यायपूर्ण हो। यहाँ पे न्यायपूर्ण इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो जितने संसाधन का हकदार होगा ना, उसको उतना संसाधन दिया जाएगा, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई पर्सन ए है, वो थोड़े से संसाधन का ही हकदार है, तो उसको थोड़ा संसाधन दिया जाएगा। जबकि अगर कोई पर्सन बी है, उसको ज़्यादा संसाधन का हक है, तो उसको ज़्यादा संसाधन दिए जाएंगे। अब संसाधन का वितरण किसी भी तरीके से पैसे पे, लिंग पे, जाति पे, किसी भी तरीके के भेदभाव पे डिपेंड नहीं होगा, ये हक के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद लिखा है कि नेहरू जी द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की भी स्थापना की गई थी, जिसके अंदर बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी जो कि 5 साल के लिए थी, ठीक है। और ये योजनाएं क्यों बनाई गई थी, ताकि हर 5 साल में किसी एक चीज़ के अंदर भलाई या फिर उसका समृद्ध, उसके अंदर समृद्धि आ सके, इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो नेहरू जी थे उन्होंने लोकतंत्र पर क्या विचार दिए। अभी हमने राज्य के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे लोकतंत्र। नेहरू जी ने लोकतंत्र जो नेहरू जी थे वो लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। इनके अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था तथा मानव जीवन दोनों के लिए आवश्यक थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वो राजनीतिक व्यवस्था चला रहा था हमारी, हालांकि वो मानव जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र के बिना किसी भी देश तथा समाज का विकास नहीं हो सकता है, इवन किसी व्यक्ति का भी विकास नहीं हो सकता अगर उस देश में लोकतंत्र नहीं है। परंतु लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसका दुरुपयोग होने पर समाज खतरे में आ सकता है। आप ये चीज़ जानते होंगे, अगर सत्ता जो है लोकतंत्र की वो किसी गलत हाथ में चली जाती है, तो लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है ना जिसका दुरुपयोग करने से, यानी कि उसका गलत उपयोग करने से जो समाज है वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है। अब किस तरीके से नष्ट हो सकता है ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से ही सारी चीज़ें जानते हैं। नेहरू जी ने लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक भी बताए, जैसे कि शिक्षित जनता। तो नेहरू जी ने अपने विचारों में ये भी लिखा कि अगर हम किसी देश को सफल बनाना चाहते हैं लोकतंत्र के द्वारा, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक रहेंगे जिसके द्वारा ही लोकतंत्र को किसी देश में सफल बनाया जा सकता है। तो उसमें से एक कारण उन्होंने शिक्षित जनता बताई। उन्होंने ये बताया कि अगर देश की जो जनता है वो शिक्षित होगी तो उसको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य पहले से ही पता होंगे, वो अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए जागरूक होंगे। तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र किसी भी गलत सत्ता के जो लोकतंत्र की जो सत्ता है वो किसी भी गलत हाथों में नहीं जाएगी और लोकतंत्र का दुरुपयोग होने से बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा को लोकतंत्र की नींव बताया नेहरू जी ने नव स्वतंत्र देश में लोकतंत्र का समर्थन किया। तो
तो इसी के साथ हम अपने जो नेहरू जी हैं उनके बारे में यहाँ तक कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं आपको पूरे पूरे पॉइंट्स में लिख दूँ कि हाँ 2-3 पैराग्राफ लिख दिए और बात ख़त्म। मैंने आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है, बट आप इसको एक्सप्लेन करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। यहाँ से आप दीनदयाल उपाध्याय की फ़ोटो देख सकते हैं। भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विचारक, चिंतक और राष्ट्र स्वयंसेवी संघ के नेता रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय। इनका राजनीतिक दर्शन एकात्मक मानववाद के रूप में महत्वपूर्ण है। यानी कि जो दीनदयाल उपाध्याय थे उन्होंने एक दृष्टिकोण रखा है लोगों के सामने जिसको कहा जाता है एकात्मक मानववाद। अब ये क्या है इसको हम आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ अभी तक दिमाग में रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद का कॉन्सेप्ट दिया है। राज्य और लोकतंत्र पर इनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय के राज्य पर विचार। समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना ही राज्य का उद्देश्य है। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राज्य का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि समाज के हर एक वर्ग का कल्याण हो सके। यानी कि इन्होंने उस वर्ग की बात करी है जिस वर्ग को कोई भी जल्दी से नहीं उस वर्ग के बारे में कोई भी जल्दी से बात नहीं करता है। जैसे कि निचले तबके जो हो जाते हैं उनके बारे में कोई जल्दी से बात नहीं करता, बट दीनदयाल उपाध्याय ने उस तबके को भी हाईलाइट यहाँ पे किया है कि प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे कल्याण होना आवश्यक है। इनका मानना था कि राज्य को समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम करना चाहिए, ना केवल आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए। यानी कि इनका ये यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि राज्य को हर एक चीज़ के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए ही लोगों के लिए काम कर दिया, उसके अलावा सांस्कृतिक हित हो गए, आध्यात्मिक हित हो गए, इन सभी के लिए राज्य को काम करना चाहिए लोगों के लिए। इनके अनुसार राज्य केवल एक प्रशासनिक ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन्होंने ये बोला कि सिर्फ प्रशासनिक तौर पे यानी कि राजनीतिक तौर पर ही सिर्फ लोगों को सरकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आवश्यकता पर भी ध्यान रखता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया एक देश के लिए सरकार को। पश्चिमी राजनीति विचार को आलोचना की। ओके, यानी कि इन्होंने ये बोला यहाँ पे विचार को एक साथ होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं है ये। इन्होंने जो पश्चिमी राजनीतिक विचार है ना उनकी आलोचना करी, क्योंकि उनके अनुसार जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। यानी कि वो किसी भी तरीके से आध्यात्मिक रूप की बात नहीं करते, संस्कृति की बात नहीं करते, और ना ही वो ये बोलते हैं कि हाँ हमें पूरे समाज को लेके चलना है। वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं। इनका मानना था कि भारतीय राज्य की संस्कृति और आध्यात्मिकता, ओके, यानी कि इनका ये मानना था कि जो भारतीय राज्य हैं उनको संस्कृति और आध्यात्मिकता पर भी ध्यान देना चाहिए साथ ही साथ। अब हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार लोकतंत्र। इनके अनुसार लोकतंत्र एक सक्रिय व्यवस्था है, यानी कि एक एक्टिव व्यवस्था है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक मानव की आवाज़ सुनी जाती है तथा उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार लोकतंत्र के अलावा ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है जिसमें लोगों की आवाज़ सुनी जाए या फिर उनकी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए और उसका समाधान निकाला जाए। केवल एक लोकतंत्र ही है जिसमें आम जनता की आवाज़ सुनी जाती है और उनकी जो समस्याएं उनको हल किया जाता है। लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक ही सीमित नहीं है। यानी कि इनका ये कहना था कि दीनदयाल उपाध्याय जी ये बोलते हैं कि जो लोकतंत्र है ना वो केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि लोग आए, वोट दिया और बात ख़त्म, बल्कि जिन लोगों को उन्होंने चुना है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रेज करना, ठीक है, उनको मुद्दे देना कि हाँ आप इनके ऊपर काम करो, ये एक अच्छी जो पॉपुलेशन है ना उसकी निशानी होती है। तो यही चीज़ें दीनदयाल उपाध्याय ने यहाँ पे बताई हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ने ये बोला है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक जगह पर जो सत्ता है वो नहीं एक पर्सन के हाथ में रहना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में
जो शक्ति है उसका डिवीज़न होना चाहिए ताकि सही तरीके से काम हो सके और भ्रष्टाचार में कमी आए। इनका मानना था कि सच्चे लोकतंत्र में समाज के निचले वर्ग का उत्थान होता है। यानी कि ये बोलते हैं कि जो सच्चा लोकतंत्र होगा ना जिस भी देश में, उस देश का जो निचला वर्ग है ना वो भी तरक्की करेगा। तो इन्होंने एक ही निशानी बताई है सच्चे लोकतंत्र की। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि दीनदयाल उपाध्याय जी के क्या विचार थे राज्य और लोकतंत्र के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कॉन्सेप्ट है एकात्मक मानववाद, वो क्या है। तो उपाध्याय जी का मानना था कि जो मनुष्य है वो केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी प्रेरित है। यानी कि उन्होंने स्पेशली ये इंडियंस के लिए कहा है कि जो इंडियन पीपल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहते कि उनका भौतिक विकास ही होता रहे, कि उनके पास लग्जीरियस चीज़ें हों, कार्स हों, रहने के लिए घर हो अच्छा सा, उसके अलावा उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं के साधन हो, इतना ही उनके लिए काफ़ी नहीं है। बल्कि उनको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप के जो मूल्य हैं, जैसे कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे, लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको ठेस ना पहुँचे, तो ये सब चीज़ें भी एक मानव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से समाज और राज्य की तुलना राज्य को तुलना में रखा गया है। यानी कि इस दृष्टिकोण के साथ एकात्मक मानववाद के कॉन्सेप्ट में दीनदयाल उपाध्याय ने जो समाज है, यानी कि जिस समाज के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं, आम जनता रह रही है, और राज्य यानी कि जो सरकार है, उसके बीच में तुलना की गई है कि एक राज्य को क्या करना चाहिए और एक समाज को क्या करना चाहिए। तो यही चीज़ बताई गई है एकात्मक मानववाद के कॉन्सेप्ट में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया था। राज्य को समाज के भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो पश्चिमी मॉडल के खिलाफ थे। इनका मानना था कि जो भारत है वो भारत का जो लोकतंत्र है ना वो व्यक्ति, समाज और राज्य को एकजुट करने का काम करता है, तभी सभी का विकास हो सकता है। हालांकि जो पश्चिमी मॉडल है वो किसी को एकजुट करने की बात ही नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है कि एक इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, और वो भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की बात करता है, ना कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की। तो अभी हमने जवाहरलाल नेहरू पढ़ लिया और उसके बाद हमने देख लिया दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। अब हम देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया एक महान विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे। यानी कि राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी है ना, समाजवादी विचारधारा, इसको सपोर्ट किया है। राज्य और लोकतंत्र पर अपने विचार रखे हैं, जैसे कि नेहरू जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखे हैं, उसी तरीके से राम मनोहर लोहिया ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज राज्य और लोकतंत्र के बारे में रखे हैं। इनका दृष्टिकोण समाज की समस्याओं को समझने वाला और हल निकालने वाला था। यानी कि जो राम मनोहर लोहिया का जो दृष्टिकोण था, देखने का नज़रिया था, वो समस्याओं को समझने वाला था। यानी कि वो समस्याओं को समझते थे, उनका एनालाइज करते थे एंड देन उसका सोल्यूशन भी निकालते थे। राज्य और लोकतंत्र में इनके विचार विशेष रूप से समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर आधारित थे। यानी कि इन तीन चीज़ों की बात करी है उन्होंने राज्य और लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट में भी। सबसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा था राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। समाज में व्यवस्था तथा न्याय की स्थापना करना ही एक राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि समाज में व्यवस्था होनी चाहिए, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ की वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक जो निचला तबका है वो उसका दमन होता रहे, जिसके पास पैसे हैं वो तरक्की करता रहे, ठीक है। न्याय की बात इन्होंने कही है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग कि एक अच्छे राज्य का उद्देश्य होता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और न्याय की स्थापना हो सके। इनके अनुसार जो राज्य है वो एक उपकरण है, इससे समाज में न्याय और सुरक्षा प्रदान होती है। यानी कि अगर राज्य सही तरीके से अपना काम करता है तो इससे क्या होगा, समाज में न्याय और सुरक्षा प्रदान होती है। राज्य एक ऐसी शक्ति है जिसका दुरुपयोग संकट पैदा कर सकता है, और यही चीज़ दीनदयाल उपाध्याय ने भी बोली और यही चीज़ नेहरू जी ने भी बोली कि अगर
जो राज्य की शक्ति है उसका दुरुपयोग हो जाता है तो इससे सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। राज्य द्वारा जन सेवा होनी चाहिए, ना कि समाज का दमन हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया हैं उन्होंने लोकतंत्र पर क्या विचार दिए। राम मनोहर लोहिया लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने भी उपाध्याय जी के विचार के अनुरूप ही लोकतंत्र को जनता की संपूर्ण भागीदारी बताया, ना कि चुनाव और मतदान तक का सफर। यानी कि जैसे उपाध्याय जी ने बोला था कि सिर्फ जनता को ये नहीं करना चाहिए लोकतंत्र के नाम पे कि वोट दे दिए, ठीक है, सरकार बन गई और बात खत्म। हालांकि उनको सरकार बनने के बाद क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सरकार के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं। ठीक है, सक्रिय जनता रहनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताई थी उपाध्याय जी ने, और सेम चीज़ का समर्थन किया है राम मनोहर लोहिया जी ने भी। सच्चा लोकतंत्र समाज में सभी वर्गों को समान अवसर देना है तथा सबसे जो कमज़ोर तबका है उसकी भलाई करना। अब हमने ये देख लिया कि राम मनोहर लोहिया ने राज्य और लोकतंत्र पर अपने क्या विचार दिए हैं। अब जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कॉन्सेप्ट था एकात्मक मानववाद का, उसी तरीके से जो राम मनोहर लोहिया जी हैं इनका भी एक कॉन्सेप्ट था चौखंबा अवधारणा। चौखंबा का क्या मतलब होता है, यानी कि चार खंबे, यानी कि 4 पिलर्स। ठीक है, जैसे कि घर में भी होते हैं ना, 4 खंबे लगा दिए जाते हैं घर के सपोर्ट के लिए, वैसे ही खंभों की अवधारणा दी है। यानी कि उन पर्टिकुलर खंभों की नहीं कि ईंट पत्थर से बनाती है और बात खत्म। इन्होंने समाज, राज्य और लोकतंत्र, इन चीज़ों के कुछ ऐसी खंबे बताए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिसको नींव कहा गया है लोकतंत्र और राज्य की। यानी कि अगर एक राज्य और एक लोकतांत्रिक देश में ये 4 चीज़ें अवेलेबल है ना, तो उस देश का जो लोकतंत्र और राज्य है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। राम मनोहर लोहिया चौखंबा अवधारणा को प्रस्तुत किया है। राज्य की शक्तियों को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि राज्य की जो शक्तियाँ हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे वी होगा। राज्यों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात 4 स्तरों पर शक्तियों को विभाजित करना चाहिए: ग्राम स्तर, जिला स्तर, प्रदेश और केंद्र। अब ये कैसे होगा? ग्राम मतलब कि एक गांव, और बहुत सारे गांव जो होते हैं उनको मिला के जिला बना देते हैं, तो एक जिला स्तर पर होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे जिले मिलाकर एक प्रदेश, यानी कि एक, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में राज्य बोलते हैं, यानी कि एक स्टेट। जैसे कि हो गया पंजाब, हरियाणा, और उसके अलावा यूपी, एमपी, ये स्टेट है ना, वो वाले स्टेट की यहाँ पे बात की गई है जिसको प्रदेश कहा गया है। उसके बाद केंद्र, यानी कि एक केंद्र सरकार है ना, एक पूरे भारत की एक सरकार, यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। तो ये 4 पिलर बताए हैं एक लोकतांत्रिक देश के और एक अच्छे जो राज्य है उसके। और इससे क्या होता है, क्यों डिवीजन किया गया? इससे एक तो जो शक्तियां हैं राज्य की उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि डिवीजन हो जाएगा, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और उसी के साथ साथ लोगों की जो भागीदारी है ये सुनिश्चित करता है। मतलब 4 लेवल पे अगर गवर्नमेंट होगी तो चारों लेवल पे लोग काम करेंगे, इससे जन भागीदारी बढ़ती है। तो अब हम देखेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। समाज के महान सुधारक, संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उनके बारे में तो हम सभी जानते हैं। भीमराव अंबेडकर ने इतने सारे अपने विचार दिए हैं, हर एक क्षेत्र में ये महान उभरे हैं, महान बन के उभरे हैं। इन्होंने समाज सुधारक की बात करी है, इन्होंने संविधान निर्माता ये रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और सामाजिक न्याय की भी बात इन्होंने करी है। इनके विचार तथा दृष्टिकोण न केवल कानूनी रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य व्यवस्था, शांति और न्याय की स्थापना ही राज्य का उद्देश्य है। इन्होंने ये बताया कि मतलब एक देश में सही तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए,
देश में गृह युद्ध की संकट नहीं आना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। उसके अलावा देश में न्याय होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। यही 3 काम हैं, 3 उद्देश्य हैं एक देश के अच्छे राज्य की, यानी कि एक अच्छी सरकार की। राज्य का काम न केवल कानून बनाना और लागू करना है, बल्कि सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार का ही काम है। राज्य का काम केवल कानून, ओके दोबारा से रिपीट हो गई है लाइन, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो राज्य है ना, उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि कानून बनाया, पारित किया और लागू कर दिया, ठीक है, बल्कि इनका काम ये भी है कि लोगों के जो अधिकार है ना, उनको रक्षा की जाए, उनके किसी भी तरीके से अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, न्याय उनको भरपूर रूप से मिलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र, लोकतंत्र के महान समर्थक रहे हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का संतुलन है। लोकतंत्र समाज के हर वर्ग को समान अवसर तथा समान अधिकार प्रदान करता है। यानी कि अगर देश में लोकतंत्र है तो क्या होगा, देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे और समान अधिकार दिए जाएंगे, जैसे कि मौलिक अधिकार। सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब तक आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं की समाप्ति हो जाए। यानी कि अगर एक देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जितनी भी समस्याएं, विषमताएं हैं, उन अगर सभी का समाप्ति कर दी जाए ना, तो सही तरीके से लोकतंत्र अपना काम कर पाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक कोई महत्व नहीं रखती है जब तक समाज का जो निचला वर्ग है उसको सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता ना मिले। अब आप लोग ये जानते होंगे कि जो समाज का सबसे निचला वर्ग होता है ना, उसका दमन किया जाता है हर चीज़ में, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, हर जगह पे आपको निचले वर्ग को दबाता हुआ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक देश में निचले वर्ग भी पूरे तरीके से स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं, उनको हर एक अधिकार मिल रहा है ना, तो वही एक अच्छे लोकतंत्र की और राजनीतिक स्वतंत्रता का सही मायने होगा। अब जो अंबेडकर जी है ना, उन्होंने अपनी एक विचारधारा दी है जाति और वर्ग पर। तो समाज में जाति और वर्ग क्या महत्व रखता है, इसकी क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें अंबेडकर जी ने बताई है। तो समाज की सबसे बड़ी समस्या, अंबेडकर जी बोलते हैं कि जो जाति व्यवस्था है और जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये एक समाज की सबसे बड़ी समस्या है, और इसी समस्या के वजह से देश में भेदभाव, ठीक है, हर तरीके से लोगों का दमन हो रहा है, निचला वर्ग अपनी जो है विकास नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये सारी जो समस्या आ रही है सिर्फ और सिर्फ जाति और वर्ण व्यवस्था के वजह से आ रही हैं, और ये समाज को खंडित करते हैं, यानी कि एकता बनने से रोकता है ये। जब तक समझ में ये जब तक समाज जब तक समाज में ये समस्या का जो समाधान है वो नहीं होगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। ये चीज़ कही है बी आर अम्बेडकर जी ने। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने जो चारों विचारक थे उनके विचारधारा यहाँ पे पढ़ ली हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं निष्कर्ष। आप लोगों को लगता होगा कि मैं आपको निष्कर्ष नहीं बताती हूँ, तो मैंने इसलिए आपको निष्कर्ष सबसे एंड में लिख दिया है। अब देखिए, आपसे एग्जाम में चारों चीज़ें एक बार में नहीं पूछी जाएंगी, यानी कि चारों विचारकों की जो विचारधारा है ना, वो एक बारी में नहीं पूछी जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या मोस्टली एक ही विचारक की विचारधारा पूछ ली जाएगी, चारों में से किसी से भी, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना होगा, निष्कर्ष आप चारों को अलग अलग याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आप क्या कीजिएगा, यही निष्कर्ष याद कर लेना। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप नाम लिख देंगे जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि हम सपोज यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिख देते हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने राज्य और समाज पर अपने गहरे विचारक तथा अनोखे दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार इनके जो विचार हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इन्होंने लोकतंत्र का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा तथा राज्य का उद्देश्य जनता की भलाई बताया। इनके विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शन बने। अगर आप बी आर अम्बेडकर जी के अलावा किसी का भी यहाँ पे नाम लिख देंगे, सपोज आपने लिख दिया दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, आप सेम लाइन जोड़ दो, बस आपको यहाँ पे किसका नाम लिखना होगा, जिस भी विचारक के बारे में आप लिख रहे हैं। तो आप
अगर किसी भी विचारक की विचारधारा पूछी जा रही है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आप सेम निष्कर्ष चारों में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है यहाँ पे कवर अप हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल यूनिट नहीं है, बहुत इजी सा है। मैंने आपको बहुत इजी वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको शेयर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, वो बहुत छोटा सा यूनिट है, वो मैं आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो बहुत जल्दी हम इसका भी सिलेबस कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।